हेलो दोस्तों, आज से फिर अपनी क्लास चालू। शिक्षा मनोविज्ञान अपना सब्जेक्ट है और शिक्षा मनोविज्ञान में पिछले कुछ समय से हम लोग व्यक्तित्व और बुद्धि को पढ़े जा रहे हैं। व्यक्तित्व के बारे में हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, व्यक्तित्व की प्रकृति क्या है, व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था। कल की हमारी क्लास में हमने पढ़ा था बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में, कि इंटेलिजेंस क्या होती है, कैसे समझा जाए इसको, इसका क्या उपयोग है हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, उसको हमने पढ़ने की कोशिश की थी। क्लास में स्टूडेंट आ रहे हैं धीरे धीरे करके। जैसे ही पूरी क्लास, अपना 100 का कोरम रहता है, वो जैसे ही पूरा होगा उस समय हम क्लास शुरू कर देंगे। तब तक मैं सबको एक एक को देखता जा रहा हूँ। अच्छा, जानकी रामावत, वेलकम। चलो, ओके। सुनील, नमस्ते नमस्ते। अब तो मुझे लग रहा है इस सब्जेक्ट में सबकी रुचि हो गई है। सब्जेक्ट में बड़े बड़ों की रुचि हो रही है। तो और वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि ये जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको तो लगभग भारत के सभी नागरिकों को पढ़ाया जाना चाहिए। सरल सरल बातें, इसकी कॉम्प्लिकेशंस ना पढ़ाएं भले ही, इसमें रिसर्च क्या हो रही है उसको ना पढ़ाएं भले, लेकिन साइकोलॉजी की मूलभूत बातें हमको आनी चाहिए। माता पिता को आनी चाहिए, बच्चों को कैसे पालते हैं, बच्चों की बुद्धि कैसे काम करती है, बच्चों का विकास कैसे होता है। नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हों, हम कैसे एक दूसरे को समझें। जो लीडर्स हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हम कैसे मानसिकता को समझें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अधिकांश से उनको भी वो साइकोलॉजी नहीं मालूम होती है, उसके कारण से परेशानी होती है कि किसके दिमाग में, किसान के दिमाग में क्या चल रहा है, व्यापारी के दिमाग में क्या चल रहा है, मजदूर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसी बातें भी उनको मालूम होनी चाहिए। तो अब अपनी क्लास का हो गया कोरम पूरा, 100 की हो गई संख्या, और आज दमादम अपन पूरा करेंगे चैप्टर बुद्धि की परिभाषाएं, इंटेलिजेंस की परिभाषाएं, डेफिनेशंस। किन किन लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में क्या क्या बोला है, और उसका बहुत सरल तरीका उसको समझने का। तो अब मैं खिसकता हूँ बोर्ड की तरफ, और आप लोग यहाँ टिके रहना। मैं अब आपके जो स्टेटमेंट्स हैं उनके जवाब दूंगा बाद में, क्लास के बाद में, ठीक है। जब हम बुद्धि की परिभाषाओं को समझें तो साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये जो परिभाषा जिन महाशय ने दी है, उन महाशय का क्या योगदान है इस विषय को समझने में, ये भी हम साथ में ध्यान रखें। पर्सनालिटी की या व्यक्तित्व की परिभाषाएं जो मैं आपको बता रहा था, तो मैं ये भी कह रहा था कि ये ध्यान रखें कि जिनकी परिभाषा दी गई है वो कौन है और उन्होंने उस विषय में क्या योगदान दिया है। वरना परिभाषाएं तो जैसे मैं कहता हूं ना, बुद्धि पे आपको सैकड़ों परिभाषाएं मिलेंगी, लेकिन सारी परिभाषाएं आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो इन सारी परिभाषाओं को याद नहीं करना है। इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं ना, वो तो इंपॉर्टेंट कैसे पहचानोगे? इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि ये जो परिभाषा है ये उन्होंने दी थी और उनका इस विषय में योगदान था, इसलिए उस परिभाषा को हमें याद करना चाहिए, समझना चाहिए। साइकोलॉजी में यही चलता है। जब भी आप कोई पेपर देते हैं और 30 सवाल आते हैं, उसमें से 2 परिभाषाएं जरूर आती है, और ये बड़ा झंझट रहता है स्टूडेंट्स को कि कौन कौन सी परिभाषाएं याद करें। फिर वो क्या वर्ड टू वर्ड रटने की कोशिश करते हैं। अब आप बड़े हो गए हो, आप वर्ड टू वर्ड रट नहीं पाओगे, ये रटने की क्षमता कम हो गई है आपकी, पक गए हो, चिकने गड़े हो गए हो। ये छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें थोड़ी पावर ज़्यादा होती है, आपकी तो पावर खिसक गई, कम हो गई थोड़ी। तब आपके पास एक ही तरीका, आप इन चीज़ों को समझ लीजिए, समझ लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको मालूम है ना, आपकी रटने की क्षमता समय के साथ साथ कम होती जाती है।
बड़े हो गए हैं तो अब रट नहीं पाओगे ज़्यादा, और रटने की कोशिश करोगे तो बैठेगा नहीं मामला, फिर टेंशन में आ जाओगे, मुझे याद रहता नहीं है, तो याद नहीं रहेगा रटने से। इसलिए मैं आपकी सुविधा के लिए नई स्कीम लेकर आया हूं, समझ के पढ़ना, समझ कर पढ़ना, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। चलिए, मुझे लग रहा है कोरम हो गया होगा पूरा। मैं आपके सामने सारी परिभाषाएं रख रहा हूं। सबसे पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे बुद्धि की, वो है बिने की। अल्फ्रेड बिने, सबसे पहला नाम मैं यहां लिख रहा हूं, अल्फ्रेड बिने। आपके पास नोटबुक होगी तो आप उसमें कुछ खास खास चीजें लिखते रहना, क्योंकि ये जो बुद्धि चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर सबसे नंबर 1 किसी व्यक्ति का नाम आता है तो अल्फ्रेड बिने का आता है। अंग्रेजी में इनको ऐसे लिखते हैं, अल्फ्रेड बिने। इसमें आगे टी लगती है, वो साइलेंट रहती है। आप अपनी नोटबुक में काम की चीजें लिखते रहना, एग्जाम के हिसाब से वो बताता रहूंगा, लेकिन मैं इनका परिचय भी देता रहूंगा, ये कौन है। अल्फ्रेड बिने फ्रांस के थे। एक बात तो आप ये ध्यान रखें, कभी कभी पूछ लेते हैं इनका किस देश से संबंध था। फ्रांस से इनका संबंध था। अब इनकी पूरी वंशावली पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन थे क्या थे, बड़े टेढ़े मेढ़े व्यक्ति थे। पहले इन्होंने कानून की पढ़ाई करी, उसके बाद इन्होंने फिजियोलॉजी की पढ़ाई करी, फिर बाद में न्यूरोलॉजी के क्लिनिक पर चले गए। ये डिटेल्स हम लोगों के काम की, हम लोग इनके व्यक्तित्व को समझते रहते हैं, आपके लिए जरूरी नहीं है। आप लोगों के लिए जरूरी है कि अल्फ्रेड बिने कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने बुद्धि के ऊपर काम शुरू किया था, और उसके पीछे हल्की सी कहानी है जिसको आप समझ लीजिए। कई बार ये कहानियां होती है, वो आपको याद करने में मदद करती है। फ्रांस में क्या हुआ था कि 1899 में एक गवर्नमेंट ने तय किया, 1899 में फ्रांस की गवर्नमेंट ने तय किया था कि अब हम फ्रांस में 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए पढ़ना अनिवार्य करेंगे। 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए पढ़ना अनिवार्य करेंगे, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने तय किया। जैसा हमारी गवर्नमेंट ने अब तय किया, हमारी गवर्नमेंट ने अब तय किया ना, संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा अनिवार्य होगी, निःशुल्क होगी, और हम उसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। अब हमने अब किया है 2000 के बाद, उन्होंने कब किया था, 1900 में। समझ लो 100 साल पीछे हम फ्रांस से चल रहे हैं। हम अमेरिका, फ्रांस और ये जो बाकी देश हैं, जर्मनी वगैरह, इनसे 100 साल हर मामले में पीछे चल रहे हैं, और अभी भी पीछे ही हैं। वहाँ जो कुछ भी हो चुका उसके बारे में हम बहुत समय बाद में सोचेंगे। तो इन्होंने सोचा था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे उन सबको शिक्षा दी जाए, लेकिन समस्या ये थी कि वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, वो सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, उन बच्चों में फ़र्क है। तो उन बच्चों में जो कमज़ोर बच्चे उनका क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा जब सबको शिक्षा देनी है तो फिर कमज़ोर बच्चों का क्या करेंगे, उनको कैसे पहचानेंगे। तो उनको पहचाने और फिर उनकी अलग से पढ़ाई की व्यवस्था करें। तो इसके लिए उन्होंने एक आयोग बिठाया और जिम्मेदारी दी अल्फ्रेड बिने को। इनको कहा यार पता करो क्या तरीका निकालो, अब ये हमने पंगा तो ले लिया सबको पढ़ाने का, लेकिन उसमें जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए क्या करेंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे और उनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। तो एक आयोग बैठा, इन्होंने पूरा काम करना शुरू किया। उस पर काम करके इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला जिसको हम बिने की स्केल कहते हैं। ये थे और इनके साथ में इनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था साइमन, तो उसको हम कहते हैं बिने साइमन स्केल। इन्होंने एक तरीका निकाला कि कैसे किसी भी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक टेस्ट से गुजारें और उनमें से उन बच्चों को हम अलग छांट लें जिनकी बुद्धि कम है। हालांकि बाद में जाके ये सब बातें खारिज होने वाली हैं, लेकिन शुरुआत यहाँ से हुई है। तो बिने साइमन स्केल की इन्होंने रचना की, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो हमारी उम्र होती है, ये शारीरिक उम्र अलग होती है और मानसिक उम्र अलग होती है। उम्र और आयु होते हैं ना, दो अलग अलग शब्द होते हैं। उम्र घटती रहती है, आयु बढ़ती रहती है ना। हालांकि वो डिटेल आपके काम की नहीं है, लेकिन ये जो उम्र है, एज है हमारी, ये हमारी मानसिक आयु अलग होती है और हमारी शारीरिक आयु अलग होती है। तो इन्होंने पहली बार ये बताया कि हमारी जो आयु है वो मानसिक और शारीरिक अलग अलग होती है। तो मानसिक आयु भी हुआ करती है क्या, ये अवधारणा, ये बात पहली बार जिन महाशय ने कही उनका नाम था अल्फ्रेड बिने। हालांकि बिने का योगदान, बिने के साथ में साइमन का ज़्यादा काम था। साइमन इनके स्टूडेंट थे। ये जो साइमन है, इनका पूरा नाम है थियोडर साइमन। मेरे हिसाब से अक्सर आपको दिखाई दे रहे होंगे नज़दीक में,
मैं लिख तो बड़े बड़े रहा हूं। थिएटर साइमन के स्टूडेंट थे, साथ में काम कर रहे थे, तो इन्होंने अपने स्टूडेंट को सम्मान दिया कि जो कुछ भी खोज होगी, नई चीज निकलेगी, उसमें तुम्हारा नाम साथ में रखेंगे। तो ये बिने साइमन स्केल बनी, और उस स्केल में इन्होंने मानसिक आयु की एक कल्पना दी कि हम स्टूडेंट्स को मानसिक आयु से अलग कर सकते हैं। और उसको अगर आप सरल भाषा में समझें तो ये समझिए कि किसी बच्चे की उम्र 15 साल है, तो 15 साल के हिसाब से उसकी बुद्धि कितनी होनी चाहिए, उसको किन किन बातों का ज्ञान होना चाहिए। अगर वो है जब, तो उसकी मानसिक आयु भी 15 साल है और उसकी शारीरिक आयु भी 15 साल है। अगर उसमें 15 साल के जितने बच्चे जितनी बुद्धि नहीं है, तो फिर नीचे टेस्ट आते हैं, वो आगे वाला जो चैप्टर उसमें हम पढ़ेंगे, तो वो 13, 14, 12 कहाँ तक जाता है, कौन सी क्लास तक की उसकी समझ है, तो हम उसको अलग करते हैं कि इसकी शारीरिक उम्र तो 15 साल है लेकिन उसकी मानसिक उम्र 12 साल है। तो मानसिक आयु यानी मेंटल एज की कंसेप्ट देने वाले हमारे महान साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है अल्फ्रेड बिने। अब मैंने आपको 2 सवाल बता दिए। पहला सवाल मैंने आपको ये बता दिया कि अल्फ्रेड बिने कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। दूसरा मैंने बता दिया कि उन्होंने कौन सी स्केल तैयार की, बिने साइमन स्केल। ये क्या है, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर मानसिक आयु की जो अवधारणा है वो किसने दी, वो इन्होंने दी। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, जब आप पढ़ते हैं तो अलग अलग तरह की चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी, तो कई कन्फ्यूजन भी होंगे, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इसको कहते हैं अनलर्निंग। एक तो होता है सीखना, एक होता है जो पहले सीखा हुआ है उसको डिलीट करना। जो आपने पहले सीख रखा है उस पर मैं ऐसे ब्रश मारूंगा, पहले ऐसे ऐसे ब्रश मारूंगा और फिर नया लिखूंगा, फिर मैं उस पर नया लिखूंगा। वो जरूरी होता है। कई बार जो पहले का सीखा हुआ है वो नई चीजें सीखने में व्यवधान करता है, इंटरफेयर करता है, वो ठीक नहीं है। और हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि बचपन से लेकर अभी तक उन्होंने कई चीजें गलत भी सीख ली हैं, अब वो नई चीज उनके अंदर घुसाने में दिक्कत आती है। तो मैं पहले ये भी करता हूं, सिंपल मैं इसलिए करता हूं ताकि वो अनलर्निंग कर लें आप लोग। तो इन्होंने अल्फ्रेड बिने का मैंने परिचय दे दिया, इनकी परिभाषा में क्या लिखा है अब आपको मैं ये समझाता हूं। अब इनकी परिभाषा में 4 चीजें आती है। एक तो आती है समझ, एक आता आविष्कार, एक आता निर्देश और एक आती आलोचना। इनकी परिभाषा में ये 4 शब्द आते हैं। समझ कॉम्प्रिहेंशन, आविष्कार इन्वेंशन, निर्देश डायरेक्शन, आलोचना क्रिटिसिज्म। ये जो आलोचना है इसमें और बुराई में फर्क है, आप ध्यान रखिएगा। समझ का मतलब कॉम्प्रिहेंशन, आप चीज को कैसे समझते हैं। जैसे मैंने ये सारी चीजें आपके सामने रखी, अब आपकी समझ कैसी बनती है, कॉम्प्रिहेंशन, आप कितना ठीक से इस चीज को समझ पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन समझ। आविष्कार, आप नया क्या सोच पाते हैं, मैं जो बता रहा हूं तो आप क्या सोच पाते हैं कि इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, आपके दिमाग में नया क्या चलता है। आविष्कार का मतलब नई चीज आप क्या कर सकते हैं, इन्वेंशन कैसे कर सकते हैं। निर्देश डायरेक्शन, आप ये जो डायरेक्शन है उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, आप दूसरों को कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये निर्देश जो है ना, निर्देश लेना और देना, ये आपके मन में, आपके ब्रेन में कैसे काम करता है वो। और आलोचना क्रिटिसिज्म, आप कैसे कर सकते हैं। आलोचना का मतलब है जो भी चीज कही जा रही है उसके लिए उसकी विवेचना करना, तर्कों के साथ विवेचना करना कि ये ऐसा था, मैं सोचता हूं इसको ऐसा होना चाहिए था, ये आलोचना होती है। एक तो कहते हैं ना आप खराब आदमी हो, एक कह रहा हूं आप में 3 चीजें ठीक है, एक चीज आप वाली थोड़ी सी गड़बड़ है, उसको बोलते हैं आलोचना। तो उस आलोचना से क्या सुधार की गुंजाइश रहती है, बुराई में कोई सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। तो अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा परिभाषा में, ये शब्द मैंने अलग अलग इसलिए कर दिए कि परिभाषा में आप रटोगे और रटोगे तो याद नहीं होगा। मैं क्लास को चेक कर लेता हूं कौन कौन बैठा है। मैं आपके स्टेटमेंट देख नहीं पा रहा हूं, मैं तो सामने हूं, आप दबादब लगाओ स्टेटमेंट, जो भी आपको समझ में आता है मैं बाद में इनके उत्तर दे दूंगा, है ना। आपस में बहस मत करना, केवल ध्यान यहां लगाना, कौन क्या लिख रहा है उस झंझट मत जाना, केवल ध्यान यहां लगाना। अल्फ्रेड बिने की परिभाषा मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, मैं परिभाषाओं को क्यों डिटेल में बता रहा हूं। मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूं कि कुल जमा 10 या 11 चैप्टर हैं साइकोलॉजी में, और सारे चैप्टर्स में परिभाषा आती है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, बुद्धि की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा, व्यक्तित्व की परिभाषा, अभिप्रेरणा की परिभाषा, अभिवृत्ति की परिभाषा, कुछ ऐसी परिभाषाएं आती हैं।
हमको उन परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषाएं छांटनी है जो महत्वपूर्ण है। ऐसे तो लिस्ट लगी होगी 10 की, इसने ये कहा, उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो सारी याद रखना मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब क्लास में आप गए, फिर आप उसको रटने की कोशिश करेंगे एक एक शब्द को, वो शब्द बैठेगा नहीं, फिर भूल जाओगे, फिर टेंशन होगा, फिर आप सोचोगे ये छोड़ दें। तो अधिकतर लोग फिर क्या करेंगे, इसको छोड़ दें अगर कोई मुश्किल है तो। और वो 2 सवाल ऐसे होते हैं जो आप छोड़ देते हैं, अगर वो परीक्षा में आते हैं और आप सही नहीं करते हैं तो आप 2 नंबर से पीछे हो जाते हैं। और ये जितने भी कंपटीशंस हैं इनमें लाखों लोग आपके साथ बैठते हैं, अगर आप वो 2 सवाल छोड़ देते हैं तो सीधा आप 50,000 लोगों से नीचे आ जाते हैं कंपटीशन में। इसलिए क्यों छोड़ा जाए, जब चीज़ इतनी आसान है तो उसको छोड़ने की ज़रूरत क्या है। लेकिन शर्त मेरी ये रहेगी कि आप बड़े ठंडे दिमाग से इनके बारे में सोचो। मैं जैसे बता रहा हूँ, जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ उससे चलो, हो सकता है आपकी आदत ना हो, आपकी आदत हो पूरी डिटेल में धां दूं वहाँ हूँ, ऐसा उसकी आदत हो और आपको लगे कि वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं वो सारी चीज़ें डालता नहीं, मैं केवल समझाता हूँ। जो किताबों में लिखा है वो सारा मैं यहाँ लिख लिख के आपको बता दूंगा, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। किताब में लिखा है ना, आपके नोट्स में लिखा है, यूट्यूब पे चले जाओ, खूब सारे लोगों ने वहाँ पे मसाला डाल रखा, उसको पढ़ लेना। लेकिन समझ जाओ पहले, समझने के बाद वो पढ़ोगे तो आपको खूब मजा आएगा। बेसिक कंसेप्ट जिन्हें कहते हैं क्लियर कर लो। अल्फ्रेड बिने की परिभाषा ये कहती है, समझ, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। मैंने इंग्लिश में इनके शब्द बता दिए जो इंग्लिश मीडियम से है, कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन और क्रिटिसिज्म। इनकी परिभाषा का मैं आपको शब्द बताता हूं कि बुद्धि में, किसी व्यक्ति की बुद्धि में उसकी समझ, आविष्कार, निर्देश और आलोचना निहित है। ये उनकी परिभाषा है कि अगर आप कहेंगे वो बुद्धि में क्या है, तो बुद्धि में ये 4 चीजें हैं, समझ है, आविष्कार है, निर्देश है, आलोचना है। ये 4 चीजें उसके अंदर है। ये परिभाषा किसने दी? अल्फ्रेड बिने ने। इनकी परिभाषा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूरे सब्जेक्ट के जनक ही वही है। ये जो समय था, उस समय में इन्होंने इतनी मेहनत की कि ये बुद्धि का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण हो गया, लोगों का ध्यान गया। अच्छा, उसको एरोप्लेन मोड पे करना भूल गया। चलिए, तो अल्फ्रेड बिने की परिभाषा, एक परिभाषा हो गई। देखो, एक एक परिभाषा को जमा जमा के याद करना, अच्छे से याद करना, अच्छे से समझना है। तो आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा अल्फ्रेड बिने कहां के थे? फ्रांस के थे। क्या योगदान था आगे समझेंगे। बिने साइमन स्केल इन्होंने बनाई, और क्या धारणा दी इन्होंने? मानसिक आयु की धारणा दी। और फिर इनकी परिभाषा क्या है? इनकी परिभाषा यह है कि बुद्धि में, यहां आपको लिखना, बुद्धि में समझ, आविष्कार, निर्देश और आलोचना निहित है, यानी शामिल हैं। अगर आप कहेंगे बुद्धि में क्या क्या शामिल है? निहित है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेलिजेंस कंटेंस कॉम्प्रिहेंशन, इन्वेंशन, डायरेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। सिंपल सी परिभाषा, एक परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा, बिने तो हैं फ्रांस के, और ये वो सारा समय है, ये 19वीं शताब्दी के एंड का और 20वीं शताब्दी के शुरू होने का समय है। और पूरी हलचल है यूरोप में, अमेरिका में पूरी हलचल है साइकोलॉजी को लेकर, कि साइकोलॉजी हमारे जीवन में कितनी काम आ सकती है और खासकर स्कूलों में कितनी काम आ सकती है। इस पर काम चल रहा है और ये सब लोग उस दौर में काम कर रहे हैं। ये बिने भी उस दौर में काम कर रहे हैं। इनका डिटेल आपको काम का नहीं, 1857 में इनका जन्म हुआ था और 1911 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये स्केल ले आए थे, स्केल तैयार उन्होंने कर दी थी 1905 में। उसके बाद उसका एक मॉडिफिकेशन आया 1908 में, और फिर 1911 में उनकी डेथ से जस्ट पहले तीसरा मॉडिफिकेशन आया था। वो अपन पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, बुद्धि को मापते कैसे हैं, तब हम बिने साइमन स्केल को डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरी परिभाषा विलियम स्टर्न की। विलियम स्टर्न है जर्मनी के। तो अब आप, वो तो फ्रांस के थे, ये हैं जर्मनी के। फ्रांस के पास में एक दूसरा देश, और ये ग्रीस, और ऐसे ये भूमध्य सागर के ऊपर ऊपर के देश हैं, है ना। तो इनमें ये जर्मनी में हुए हैं। पहले वाली बात हम कर रहे थे, बिने वाली, वो फ्रांस में थे। ज्योग्राफी भी पढ़ाऊंगा आपको। तो विलियम स्टर्न हुए हैं जर्मनी में, और वहां की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ाया है। बर्लिन यूनिवर्सिटी में, वहां की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में, उनमें उन्होंने पढ़ाई करवाई है अच्छे से, खुद ने भी पढ़ा है और अच्छे से पढ़ाया भी है। यह भी वही समय था जो अल्फ्रेड बिने का समय था।
साथ साथ ही हैं दोनों, अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। लेकिन विलियम स्टर्न ने कहा कि वो मानसिक आयु आपने कह तो दी, लेकिन उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालोगे? तो इन्होंने फॉर्मूला दिया था आईक्यू का, इंटेलिजेंस कोशेंट का, यानी बुद्धि लब्धि। ये खतरनाक एक शब्द है, हिंदी में इसका अनुवाद बहुत खतरनाक है, बुद्धि लब्धि। उपलब्धि तो अपन सुनते हैं, बुद्धि लब्धि, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट। ठीक है, वहां से सही दिखता होगा सारा। ओके, तो इन्होंने इंटेलिजेंस क्वोशिएंट यानी आईक्यू की कंसेप्ट दी थी। किसने दी? विलियम स्टर्न ने। और वो आगे अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे, मानसिक आयु अपॉन शारीरिक आयु, मेंटल एज, और शारीरिक आयु को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। ऐसा इन्होंने फॉर्मूला दिया था और क्वोशिएंट निकाला था। उन्होंने कहा कि क्वोशिएंट निकालो ताकि आसानी रहे, वर्गीकरण करने में आसानी रहे, स्टूडेंट्स का वर्गीकरण करने में आसानी रहे। जब आईक्यू जैसी इंपॉर्टेंट चीज, बुद्धि को मापने की इंपॉर्टेंट चीज आईक्यू फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को जो जिन्होंने दिया है उनकी परिभाषा जरूरी हमको याद करनी चाहिए। बिना जिन्होंने बुद्धि का चैप्टर ही शुरू किया एक तरह से दुनिया में, वैसे ही इन्होंने, विलियम स्टर्न ने जब कहा है कि ये आईक्यू नाम की कोई चीज होती है, इस पे अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे मापने वाले मामले में, तो विलियम स्टर्न की परिभाषा भी आपको आनी चाहिए, जरूरी है। ये कहते हैं कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। मैं अलग अलग उसके शब्द लिखता हूं, आपको मजा आएगा, फिर उस परिभाषा को पूरी पढ़ोगे तो मजा आएगा। ये क्या एक सामान्य योग्यता है? किसकी योग्यता है? सोचने की योग्यता है। सामान्य योग्यता किसकी? सोचने की, थिंकिंग की, जनरल एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। किस बारे में सोचने की योग्यता है? नई आवश्यकताएं, उनके बारे में सोचने की योग्यता, समस्याएं और दशाएं। जीवन में, हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। हमारी आवश्यकताएं आज क्या हैं, कल क्या है, परसों क्या है, बदलती रहेंगी। उन आवश्यकताओं के बारे में हम ठीक से सोच सकते हैं क्या कि वो वाकई में आवश्यकता कैसी है, कितनी जरूरी है, उसके बारे में हम ठीक से सोच सकते हैं क्या? वो सोचने की हमारी सामान्य योग्यता। फिर हमारी समस्याएं जीवन में आती रहेंगी, उन समस्याओं के बारे में हम सोच सकते हैं क्या, उनका कोई समाधान निकाल सकते हैं क्या? फिर हमारे जीवन की दशाएं बदलती रहेंगी, कभी अच्छी कभी बुरी, कभी गांव में कभी शहर में। तो हमारे जीवन की दशाएं बदलती रहेंगी, तो उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं? ये जो हमारी सोचने की योग्यता है उसको बुद्धि कहते हैं। ये जो हमारी सोचने की योग्यता है, सोचने की योग्यता कही है इन्होंने कहा ये योग्यता किसकी? सोचने की, थिंकिंग की। उसको हम लोग कहेंगे बुद्धि। अब ये सब जो सोचने की योग्यता है उसको हम इसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं क्या? अब इनके साथ हमको क्या करना? समायोजन करना है। अब हम बार बार वापस उसी चैप्टर पे चले जाते हैं, उसी बात पे चले जाते हैं, समायोजन। अब मैं इस परिभाषा को शब्द देता हूं, बड़े आराम से सुनिएगा। किसी व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता, या यूं कहिए किसी व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता जो उसे नई आवश्यकताओं, समस्याओं और दशाओं के बारे में सोचने और समायोजित करने में मदद करती है, वो उसकी बुद्धि कहलाती है। व्यक्ति समायोजन कर लेता है, सोचने से समायोजन आएगा, बिना सोचे नहीं आएगा। तो समायोजन कर लेता है ठीक से, किसके साथ में? नई आवश्यकताओं के साथ, नई समस्याओं के साथ, नई दशाओं के साथ, इनके साथ वो समायोजित कर लेता है। अगर उसमें ऐसी सोचने की योग्यता आ जाती है तो उसको हम बुद्धि कहते हैं।
ठीक है, बुद्धि किसकी क्या है? एक योग्यता है। किसकी योग्यता है? सोचने की योग्यता है कि यार यहाँ तो मेरे भेजो ही काम नहीं कर रहा है। आप कहते हो यार मेरे तो भेजो ही काम कर रहा है। कई ऐसी स्थिति आ जाती है, आप कहते हो मेरे भेजो ही काम नहीं कर रहा है। भेजो ही काम नहीं कर रहा, इसका मतलब आप में वो बुद्धि नहीं है जो इस समय चाहिए। समझ रहे हैं? वो जो आपकी बुद्धि, वो योग्यता है सोचने की, वो योग्यता है बुद्धि। स्टर्न की परिभाषा हो गई कि नई आवश्यकताओं के संदर्भ में, नई समस्याओं के संदर्भ में, नई दशाओं, किसी आप अपनी भाषा में लिखो इसको, आप एग्जैक्ट उसको रटने की कोशिश मत करो। उन्होंने संदर्भ नहीं लिखा था, उन्होंने तो ये लिखा था। आप जिस प्रकार के एग्जाम दे रहे हो उन एग्जाम्स में इसकी कोई जरूरत नहीं है। एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहेगा कि यहां आपने ऐसा कैसे लिख दिया, संदर्भ कैसे लिख दिया, वो ऐसा नहीं सोचेगा। उसको पता है कि इसको कंसेप्ट समझ में आ गई है, वो क्या कहना चाहते हैं। हूबहू एक एक लाइन रटने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपसे ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये जो परिभाषा दी गई है, ये 4 परिभाषाएं दी है विलियम स्टर्न की, और एक परिभाषा में वो सोचने की योग्यता को कहीं लिख दे, आवश्यकता को पहले लिख दे, समस्या को आगे लिख दे, दशाएं को पहले लिख दे। आपको कहा नहीं पहले तो आवश्यकता लिखी, फिर समस्या लिखी, फिर दशा लिखी। ये बच्चों वाला चक्कर है, इसमें नहीं पढ़ना है। ये जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं, ये चीजें टेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं आपकी मेमोरी, ये आपकी समझ को टेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी मेमोरी को नहीं, आपकी समझ को, आपकी याददाश्त को नहीं, समझ को टेस्ट कर रहे हैं। और आपकी समझ इसी से बढ़ेगी। क्लियर? तो विलियम स्टर्न की परिभाषा क्या कहती है कि किसी व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता, या कहिए किसी व्यक्ति की सोचने की वह सामान्य योग्यता जो उसे नई आवश्यकताओं, समस्याओं और दशाओं के साथ समायोजित करने में मदद करती है। अपनी भाषा में लिखा करो, मजा आएगा। इसी को आप कोशिश करना, मैं आपको एक टेस्ट देता हूं, आप कोशिश करना कि इसी परिभाषा को आप 4-5 अलग अलग तरह से स्टाइल से लिखना और फिर मुझे भेजना। मैंने शब्द दे दिए हैं, क्या है? सामान्य योग्यता किसकी? सोचने की। किसके संदर्भ में? आवश्यकता है, समस्या है, इसके लिए। उससे क्या हो जाएगा? समायोजन हो जाएगा। समायोजन तो करना है। आखिर में हमको ये सारी कवायद करके करना क्या? समायोजन करना है, एडजस्टमेंट करना है अपनी स्थितियों के साथ में। और अगर हम समायोजन कर पाते हैं तो क्या है? बुद्धिमान है। अगर समायोजन नहीं कर पाते हैं तो क्या है? कहीं कमी है, बुद्धि का उपयोग करने में अभी हम एक्सपर्ट नहीं हुए। मैं इसलिए परिभाषाओं को ऐसे टुकड़ों में बांट के आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है? तो विलियम स्टर्न कहां के थे? जर्मनी के। उनका क्या योगदान था? आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि की अवधारणा देने का, ये उनका योगदान था। क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो अगली क्लास में। लेकिन यहां आपको मालूम होना चाहिए कि उनकी परिभाषा हम क्यों पढ़ रहे हैं। विलियम स्टर्न हो गए जर्मनी के। अगले आएंगे लुईस टर्मन। मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं। कुछ लोग जो कहते हैं हम लोग जैसे हम लोग इस माध्यम से हैं, अंग्रेजी माध्यम से, हमको क्या फायदा। मैं तो धीरे धीरे क्या मारवाड़ी में भी शुरू हो जाता हूं। तो लुईस टर्मन, आज मैंने बहुत कोशिश की मेरे साथी विद्वान सत्यनारायण जी से पूछने की कि इसको बुद्धि को क्या कहते हैं, मारवाड़ी में क्या कहते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि इसको हिंदी में तो इसके पर्यायवाची शब्द हैं, बुद्धि है, विवेक है, मति है, ये सारी चीजें हैं। और थोड़ा उर्दू में कहें तो अक्ल है, अक्ल आ जाता उर्दू में। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? तो कल किसी ने मुझे बताया कि सोजी, होजी, होजी, मारवाड़ी में शब्द आया होजी। इनमें तो होजी नहीं है। आप कई बार कहो ना, बिल्कुल ही होजी को नहीं। माँ कहे ना कई बार, बिल्कुल ही मोटो हो गयो लेकिन हाल होजी को नहीं। होजी को नहीं मतलब क्या है? ऐसा उन्होंने शब्द बताया। हालांकि अभी मैं उसमें श्योर नहीं हूं। हमारे वीरेंद्र जी कुमावत हैं, उन्होंने होदी बताया, होदी। अब राजस्थान के अलग अलग भागों में क्या क्या बोलते होंगे, लेकिन इस पर भी अपने को शोध करना है कि बुद्धि का शुद्ध राजस्थानी शब्द क्या होगा। बुद्धि का, व्यक्तित्व का, और 2-4 और शब्द थे, उनका मुझे राजस्थानी ट्रांसलेशन भी ढूंढना है, तो वो भी लिखना है। तो लुईस टर्मन जो है, इनका सबसे पहले हम समझ लेते हैं कहाँ के। तो लुईस टर्मन यूएसए के हैं, अमेरिका के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हैं। वो दोनों यूरोप के थे, विनय साहब और ये अपना टर्मन साहब। और ये जो लुईस टर्मन है, ये अमेरिका के हैं। और अमेरिका में
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, मशहूर यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड, उनसे इनका संबंध है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो बिन्ने ने नापचोक करने की कोशिश की थी बुद्धि वाली, उसी में थोड़ा संशोधन किया और एक नई स्केल दी। हालांकि बिन्ने साहब का सम्मान किया इन्होंने कहा कि हमने एक नई विधि है बुद्धि को मापने की, वो तैयार कर ली है, स्केल नई बना ली है, लेकिन नाम उन्होंने बिन्ने के नाम से रखा और उस स्केल का नाम रखा बिन्ने स्टैनफोर्ड स्केल। स्टैनफोर्ड का तो इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को सम्मान दिया, अपना नाम नहीं लिखा, टर्मन स्केल नहीं लिखा इन्होंने। होता कई लोगों को यार नाम में क्या रखा है, लोग वैसे ही लिख लेंगे किसने दिया था। कई लोगों को ये टेंशन होता है कि मेरा नाम नहीं आया, इनको ऐसा टेंशन नहीं रहा होगा ऐसा मुझे लगता है। ये सबका समय एक ही है, बिन्ने का, स्टेन का और टर्मन का समय एक ही है। वो दोनों यूरोप में काम कर रहे थे और ये अमेरिका में काम कर रहे थे, तो यहाँ भी इनको लगी कि यार यहाँ भी पता करें, हम लोग इस स्केल को डेवलप करें। ये 1916 में स्केल डेवलप हुई है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसका पूरा खाका कैसे डेवलप हुई और इसमें क्या है। तो बिन्ने स्टैनफोर्ड स्केल इन्होंने बनाई अमेरिका में। तो जो काम बिन्ने ने यहां कर लिया है यूरोप में, वैसा ही काम कर लिया लुईस टर्मन ने अमेरिका में। नाम हो गया, वाह यार शानदार, अपने यहाँ की स्केल बन गई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ओरिजिनल आइडिया बिन्ने का था, इसलिए मैं उनके नाम से रखूंगा और स्टैनफोर्ड मेरी यूनिवर्सिटी जिसमें मैं पढ़ाता हूं उसको मैं ये नाम दूंगा। इन्होंने स्केल बना ली और साथ ही इन्होंने एक और काम किया कि ये जो फॉर्मूला था स्टर्न का कि मानसिक आयु, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जो हमारी शारीरिक उम्र है, वो ये फॉर्मूला देके वो रुक गए थे। इन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, इससे क्या होता है 0.1, 0.5 इस तरह के अंक आते हैं जो ठीक नहीं है। तो पूरा नंबर आया, इसके लिए इन्होंने कहा कि इसको 100 से गुणा कर दो। आपकी बुद्धि लब्धि निकालने के लिए इन्होंने कहा कि इसको 100 से गुणा कर दो, पूरा नंबर आ जाएगा। तो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो ये सारे काम जिन्होंने किए वो बुद्धि को कैसे परिभाषित करते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो लुईस टर्म कहते हैं यह एक योग्यता है। फिर मैं इस परिभाषा को बांट देता हूं। यह एक योग्यता है, नंबर 1। किसकी योग्यता है? सोचने की। उन्होंने भी कहा था सोचने की योग्यता है, ये भी कह रहे हैं सोचने की योग्यता है। किस संदर्भ में सोचने की? क्या सोचने की? अपन तो खूब दुनिया भर की चीजें सोचते रहते हैं, क्या सोचने की? तो ये कह रहे हैं अमूर्त विचारों के बारे में। हम अगर अमूर्त विचारों के रूप में सोच सकते हैं, जैसे मूर्त और अमूर्त का मैं आपको अर्थ समझा दूं यहां पर। ये देखो, एक तो है मूर्त और एक है अमूर्त। इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्क्रीट, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये स्केच है, आपको दिख रहा है, आप सोच रहे हो हाँ यार स्केच है। इसका मतलब आपका ये जो विचार था अभी इसके बारे में, आपने देखा अरे विचार बनाया, ये क्या है? आपने कहा स्केच है। ये देखकर विचार बनाया, ये विचार था मूर्त विचार। यानी मूर्ति कहते हैं ना भगवान की मूर्ति, तो वो ये इसकी ये मूर्त है, तो इसको कहते हैं मूर्त विचार। तो हम जीवन में जो चीजें हमारे सामने दिखती है उनके बारे में विचार करते हैं। अरे कोई आदमी आ गया सामने दिख गया, अपन कहते हैं अरे वो आ गया क्या? हमारी उसके बारे में कैसी समझ है? मूर्त समझ है। अमूर्त समझ क्या होती है? वो यहां नहीं है और फिर मैं उसके बारे में सोच लूं, उसको कहते हैं अमूर्त। तो ऐसा आप कितना सोच सकते हैं? जो सामने चीजें नहीं है उनके बारे में आप कितना सोच सकते हैं, उनका कितना विश्लेषण कर सकते हैं? तो सारे दुनिया भर का जो विज्ञान है वो तो उससे ही निकला। अब लोग कोई चांद पे गए तो नहीं, लेकिन उन्होंने आइडिया लगाया कि यार चांद यहां से इतना दूर है, ऐसे ऐसे हो सकता है। और वो अमूर्त विचारों का ही प्रतिफल है कि एक दिन इंसान चांद पे पहुंच गया, लेकिन चांद देखा नहीं था पहले, ऐसे दूर से देखा, लेकिन पास में कौन गया था? उन्होंने एक आइडिया लगाया कि ऐसा ऐसा हो सकता है। वो जो अमूर्त विचार हैं वो ही तो असली इंटेलिजेंस है। ये इन्होंने बताया लुईस टर्मन ने कि अमूर्त विचारों के बारे में या अमूर्त विचारों के संदर्भ में कुछ भी शब्द हो, खेल यहां सारा अमूर्त विचार का है।
खेल यहां सारा अमूर्त विचार का है। विचार मैंने बता दिया आपको दो तरह के होते हैं, मूर्त और अमूर्त। जैसे भगवान के बारे में कहते हैं मूर्त विचार, आप गए मूर्ति को हाथ जोड़कर आ गए। कई लोग जिन्होंने सुधार किया उन्होंने कहा नहीं, ये मूर्त विचार की जरूरत नहीं, अमूर्त विचार करो, सोचो, उनका नाम लो, उनको स्मरण करो, ऐसे करो। अमूर्त, मूर्ति सामने नहीं है तो भी आप भगवान की कैसे उपासना कर सकते हैं, ऐसा कई लोगों ने सुधार किया था। मूर्त और अमूर्त ये विचार है। और ये लुईस टर्मेन क्या कर रहे हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की इंसान की जो योग्यता है उसको बुद्धि कहते हैं। अब आप अपने आराम से परिभाषा लिख सकते हैं कि अमूर्त विचारों के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये तीन लोग हो गए, शुरुआती तीन लोग हो गए जिन्होंने क्या क्या बोला है। विनय ने बोला है उसमें चार चीज होती है, समझ होती है, आविष्कार होता है, निर्देश होता है, आलोचना होती है। स्टन क्या बोलते हैं, नई आवश्यकताएं, नई दशाएं, नई समस्याएं। इनके बारे में आप कैसे सोच के और एडजस्ट कर सकते हो अपने आप को, वो आपकी बुद्धि है। और ये क्या कहते हैं, अमूर्त विचारों के तरह से आप दुनिया को कैसे देख सकते हैं, दुनिया को अमूर्त रूप में कितना ज्यादा देख सकते हैं, चीजों को, व्यक्तियों को, किताबों को, किसी के बारे में भी आप अमूर्त विचार कितने ज्यादा रखते हैं उतने ही ज्यादा बुद्धिमान हैं। तो अमूर्त विचार इन्होंने ज्यादा जोर दिया। जब हम बालकों का विकास पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि शुरुआत में तो उसकी जो चिंतन चलता है, मूर्त चिंतन चलता है। बालकों का जो विकास होता है तो शुरुआत में उनका चिंतन चलता है, मूर्त चिंतन चलता है। और जीन प्याजे वाला अपन पढ़ेंगे सिद्धांत, उसमें आएगा पहले तो उसमें मूर्त चिंतन चलता है और बाद में वो अमूर्त चिंतन की तरफ बढ़ता है। शुरुआत में उसको आप कहो ना ऐसे कल्पना कर, वो कह रहा नहीं कल्पना नहीं कर सकता, मेरे तो सामने जो है वो सच है। और बाद में वो अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। तो हमने कल की क्लास में ये भी पढ़ा था कि आपकी जो बुद्धि है वो समय के साथ बढ़ती है, एक लेवल पे आकर रुक जाती है, एक लेवल पर आकर रुक जाती है 16 से 18 साल में। तो शुरुआत में मूर्त चिंतन शुरू होता है और फिर अमूर्त चिंतन शुरू होता है, 18 साल के बाद में वो रुक जाती है। अब आप अपने जीवन को उस बुद्धि से देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये तो हो गए तीन विद्वान प्रारंभिक रूप से। उसके बाद में कुछ व्यवहारवादियों की बातें कर लेते हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला है। थॉर्नडाइक सबसे पहले करते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में। वुडवर्थ की बात बाद में करेंगे। थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। कहां के हैं, अमेरिका के, यूएसए के। मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं बीच में कि आपको यहां से दिखता रहे बीच में एग्जैक्ट। E.L. थॉर्नडाइक है अमेरिका के, और इनको अपन जानते हैं व्यवहारवादी के रूप में, और शिक्षा मनोविज्ञान का इनको जनक भी कहते हैं हम लोग। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहते हैं E.L. थॉर्नडाइक को। E.L. थॉर्नडाइक ने हर चीज को ऐसे ही देखा है कि एक उद्दीपक होता है और उसके लिए हम एक अनुक्रिया सीखते हैं, स्टिमुलस, और उसके लिए एक रिएक्शन सीखते हैं और उनके बंधन बन जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर, और ऐसे ही धीरे धीरे हम दुनिया को सीखते हैं। दुनिया में हर चीज ऐसे ही सीखते हैं। सीखने के जो सिद्धांत हैं वो इन्होंने दिए थे, उसमें सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था प्रभाव का नियम, वो इन्होंने दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। इनको हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को जो योगदान किया उतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। E.L. थॉर्नडाइक बुद्धि के बारे में क्या बोलते हैं, ये तो हर चीज को वैसे ही देखते हैं, रेस्पॉन्स के हिसाब से, अनुक्रिया के हिसाब से देखते हैं। E.L. थॉर्नडाइक ने कहा है कि सत्य और तथ्य के आधार पर, सत्य और तथ्य ये दो चीजों पर ज्यादा जोर देते हैं। सत्य और तथ्य के आधार पर आप कितनी ज्यादा उचित अनुक्रियाएं कर सकते हैं, सत्य और तथ्य के आधार पर आप कितनी उचित अनुक्रियाएं कर सकते हैं,
वो आपकी शक्ति, बुद्धि को इन्होंने बताया शक्ति, पावर। इस परिभाषा को बहुत बहुत सिंपल सी परिभाषा, मस्त वाली परिभाषा है कि सत्य और तथ्य के आधार पर उचित अनुक्रियाएं करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में दो चीजें उन्होंने जरूर कही है, एक तो वो सत्य पर आधारित होनी चाहिए अनुक्रिया, जो भी हम अनुक्रिया कर रहे हैं वो सत्य पर आधारित हो, दूसरी तथ्य पर आधारित हो, उसमें आंकड़ा होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए। अगर ऐसी शक्ति आपके पास है, आप उचित अनुक्रिया कर रहे हैं, अनुचित नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर बुद्धि है। मैं फिर इसको इन दिनों जो चल रहा मामला उससे जोड़ देता हूं कि कोरोना बीमारी के बारे में जितने भी सत्य और तथ्य हैं उनको जानते हुए अगर आप उचित अनुक्रिया करते हैं, आप में वो शक्ति है, तो आप बुद्धिमान हैं। और अगर आप सत्य और तथ्य से हटके और गलत अनुक्रियाएं कर रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, तो आप में बुद्धि का अभाव है, या फिर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई E.L. थॉर्नडाइक की परिभाषा। सत्य और तथ्य के आधार पर किसी भी स्थिति में आप उचित अनुक्रियाएं करते हैं, वो आपकी शक्ति, वो बुद्धि कहलाती है। थॉर्नडाइक के बाद आते हैं वुडवर्थ पर, रॉबर्ट वुडवर्थ। ये इनके साथ ही काम करते थे। वुडवर्थ को हम लोग अधिगम के हस्तांतरण के हिसाब से ज्यादा जानते हैं। रॉबर्ट वुडवर्थ इस परिभाषा को बहुत ढंग से, सिंपल ढंग से कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का कार्य करने का तरीका, कार्य करने की विधि, बस इतना ही बोला इन्होंने। किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की विधि, वे ऑफ एक्टिंग और डूइंग समथिंग, क्या तरीका है आपका कार्य करने का, उसको इन्होंने कहा है बुद्धि। जैसे हमने पढ़ा था व्यक्तित्व के बारे में, एडलर ने व्यक्तित्व के लिए कहा था जीने का ढंग है, आपका जीने का क्या तरीका है, वो आपका व्यक्तित्व है। ऐसे इन्होंने इसको बहुत सिंपल कर दिया कि आप किसी भी स्थिति में कैसे काम करते हैं, ये आपकी बुद्धि है। आप ठीक काम करते हैं या नहीं करते हैं, आप उस स्थिति को कैसे सुलझाते हैं, जो भी स्थिति में आप हैं उस स्थिति को आप कैसे सुलझाते हैं, उस स्थिति को आप अपने अनुकूल कैसे बना लेते हैं, किस प्रकार से आप कार्य करते हैं, वो कार्य करने का जो ढंग है, कार्य करने की विधि है, कार्य करने का तरीका है, वे ऑफ एक्टिंग है, दैट इज नोन एज इंटेलिजेंस, उसको बुद्धि कहा है। तो ये बड़ी मस्त परिभाषा है, छोटी सी है, मस्त परिभाषा है। और लास्ट परिभाषा है हर्बर्ट वुड्रो की। तो अभी तक हमने जो दो नाम लिए, थॉर्नडाइक और वुडवर्थ, ये यूएसए के हैं और कोलंबिया विश्वविद्यालय के हैं सारे के सारे लोग। कोलंबिया विश्वविद्यालय से इनका संबंध है, वही जिसमें हमारे बाबा अंबेडकर पढ़ कर आए थे। बाबा अंबेडकर वहीं गए थे। ये सारे विद्वानों के बीच में हमारे विद्वान बाबा अंबेडकर भी वहीं थे, और ये लगभग वही समय था। इसके जस्ट बाद में आप समझिए कि वो बाबा अंबेडकर वहां गए थे और वहीं से पढ़ के आए थे। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, तो इनके बीच में रहे हुए हूं। वो तो ठीक है, वापस भारत में आ गए, इसलिए हमने उनको कुछ ज्यादा गिना नहीं, संविधान बनाया, उसके बाद भी हमको उतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं जितनी इज्जत ड्यू है। अगर वो अमेरिका में होते इस तरह के आदमी, तो आज पता नहीं उनका कितना बड़ा नाम हो चुका होता वहां पे। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट हैं सारे, वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। तो यहां पर एक और दूसरे मनोवैज्ञानिक काम करते थे, उनका नाम था हर्बर्ट वुड्रो। हर्बर्ट वुड्रो, लास्ट परिभाषा है। हर्बर्ट वुड्रो ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति की ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ज्ञानार्जन, कितना कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की ज्ञान अर्जित करने की क्षमता, टू एक्वायर नॉलेज, कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज। उसको इन्होंने बुद्धि कहा है। सिंपल सी परिभाषा कि किसी भी व्यक्ति की ज्ञान अर्जित करने की क्षमता को बुद्धि कहा है। अब उसके पास में कितना वो ज्ञान भर सकता है, वैसे आगे अपन पढ़ेंगे कि ये ज्ञान वाला मामला हमेशा खाली ही रहता है। किसी भी वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा घड़ा भर गया है ज्ञान का। अगर किसी आदमी ने कह दिया
कि मैं तो पूरा ज्ञान आ गया दुनिया का जितना आना है, तो आप समझो वो आदमी मूर्ख है, वो आदमी ज्ञानी नहीं है। अगर कोई आदमी ये क्लेम कर देता कि मुझ में पूरी दुनिया का ज्ञान आ गया है, मुझे सब पता है, जो आदमी कह देता है मुझे सब पता है, एक्चुअल में उसको कुछ नहीं पता है। तो जो असल में जो ज्ञानी होते हैं वो यही कहते हैं कि मुझे कुछ कुछ पता है और अभी बहुत कुछ जानना है। वो जो क्षमता है, ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है, जिस व्यक्ति में ज्यादा होती है वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। वो अटकता नहीं, वो कहता नहीं और कोई चीज बताओ। हर जो व्यक्ति नया मिलता है उससे कुछ सीखने की कोशिश करता है, सिखाओ, मुझे ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं। जितनी ज्यादा उसमें जानने की इच्छा है, ज्ञान अर्जित करने की इच्छा है, क्षमता है, वो आदमी उतना ही ज्यादा बुद्धिमान है। और जिसने कहा अब कुछ नहीं सीखना है, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि बुद्धि की अलग अलग परिभाषाएं, विनय की परिभाषा बताई मैंने आपको, स्टर्न की बताई, टर्मन की बताई, वुडवर्थ की, थॉर्नडाइक की, और ये लास्ट में मैंने वुड्रो की परिभाषा बताई। मैंने 6 लोगों की परिभाषाएं आपको बताई, और ये 6 वो लोग हैं जिनका इस क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। किसी भी चैप्टर में हम लोग परिभाषाएं पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको कहा कि कई कारणों से, और उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण ये है कि मैं समझता हूं कि इस शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत अच्छे से पढ़ा और पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि हमारे जो भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं, चाहे वो 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में या 1st ग्रेड में बने, तो इन सारी चीज़ों की बारीकियों को समझें, और वो जब स्कूल में जाएं तो बच्चों के साथ में वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इनको लागू करें। तो वो जो काम हमारा 100 साल में अटका हुआ, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 100 साल पहले जो काम दूसरे देशों में हो गया था, कम से कम अब तो हमारे यहाँ पर वो काम हो जाना चाहिए। तो खाली शिक्षा मनोविज्ञान को बीएड में रखने से, कुछ किताबें रखने से, बीएड की डिग्री लेने से, या रीट के लिए या 2nd ग्रेड के लिए रटने से शिक्षा मनोविज्ञान हमारी स्कूल में नहीं उतरेगी। और मेरा टारगेट बहुत सिंपल है कि इसको स्कूल में उतारना। इसके लिए मैं परीक्षा के संदर्भ में इस सामग्री को आपके सामने रख रहा हूँ, सिंपल तरीके से। आपका काम हो जाएगा कि आप पढ़ लेंगे इसको, परीक्षा में अच्छे नंबर ले आएंगे। मेरा काम ये हो जाएगा कि आप पढ़ने समझने के बाद जब जाएंगे तो जब चीजें समझ में आई हुई हैं तो आपसे रहा नहीं जाएगा कि आप उन चीजों को धरातल पर उतारो। अब आगे भी हमारी क्लासेस जारी रहेंगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की इच्छा है कि यूट्यूब पे भी ये काम होना चाहिए। यूट्यूब पे भी चैनल है, मैंने हालांकि उस पर ज़्यादा काम किया नहीं है। अब आप लोग उसमें सहयोग करोगे तो मैं उस पर भी काम करूंगा। अल्फा कोचिंग क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। अभी तक मैंने ज़्यादा वहाँ कुछ डाला नहीं है सामग्री, अब मैं धीरे धीरे हर सब्जेक्ट की सामग्री वहाँ पे डालूंगा। अल्फा कोचिंग क्लासेस, इंग्लिश या हिंदी में आप लिखेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको वहाँ पर, अभी तो कुछ 4-5 लेसन वहाँ रखे होंगे, अभी उसकी संख्या बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे कि वहाँ शिफ्ट हो जाए, तो आप लोग आराम से डाउनलोड करके कभी भी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं तुलना के चक्कर में नहीं पड़ता, और अगर आप भी तुलना करने की कोशिश करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। मैं तुलना नहीं करता हूँ किसी से, सारे अच्छे हैं, सारे बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके देख लीजिए, देख लेंगे, और साथ में मेरे वाले कोई सूत्र आपके काम में आ जाए तो इनको भी काम में ले लीजिए। सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ाने में कोई कसर छोड़ता नहीं अपनी तरफ से। जैसे डॉक्टर को इलाज करने में कसर छोड़ता नहीं है, ऐसे कोई भी शिक्षक पढ़ाने में कोई कसर छोड़ता नहीं है। तो मैं उस तुलना के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आपके साथ सहयोगी बन के कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेरे से मदद हो सकती है तो मैं कर लूँ। ठीक है, तो मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, और यहाँ तो मेरी ये क्लासेस फेवरेट लाइव क्लास चलती है, तो मुझे कुछ ठीक लगता है कि चलो यहाँ स्टूडेंट्स हैं खूब सारे जो बैठे हैं, मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। तो आज की ये क्लास अब यहीं पे समाप्त करते हैं, और सूचना मिलती रहेगी आपको। कई लोगों ने कहा हमको सूचना कैसे मिलेगी, तो आपको फ़ोन तो आएगा नहीं, आप इस फेसबुक पे देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और वो जो अल्फा कोचिंग क्लासेस वाला यूट्यूब वाला उसको सब, तो हम धीरे धीरे वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आने वाले समय में हम क्लासेस को वहाँ ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे, वहाँ कितना मसाला रहेगा, कितना आपके काम की चीज़ें रहेंगी, ये सब निर्भर करेगा कि आपका और हमारा संबंध कितना मजबूत बनता है, उसके आधार पर रहेगा। खूब सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर। ये शिक्षा मनोविज्ञान के सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ नई चीज़ें भी करते रहेंगे। कभी ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे। तो अभी शिक्षा मनोविज्ञान के मैंने 2 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, 2 तो पर्सनैलिटी पे, व्यक्तित्व पे, और 2 मैंने बुद्धि पर। तो अभी कुछ और सब्जेक्ट्स भी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा,
उनको भी हम पढ़ेंगे और जानेंगे और आनंद से उनको जिएंगे। पढ़ना आनंद के साथ, यही हमारा मोटो है। नमस्कार।